हाय फ्रेंड्स, फॉर यू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज के लिए क्लास 12th का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। आज का चैप्टर का नाम है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश। इसमें से हम कुछ क्वेश्चन को आज करवाते हैं, फिर इसी प्रकार से आपको हर एक टॉपिक बाय टॉपिक और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट मिलता रहेगा। आप मेरे वीडियो से जुड़े हुए रहें जिससे आपको एग्जाम में सहायक सिद्ध होगा। चलिए प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से कहा गया है कि हवा में जो है यानी कि ER का मतलब होता है आपेक्षिक परावैद्युतांक। तो हवा में आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान होता है तो हवा में आपेक्षिक परावैद्युतांक का मान कितना होता है? तो 1 के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 हो जाएगा। तो चलिए 1 होता है तो यहाँ अति कर देते, इसके बाद लगा देते, तो इसका विकल्प हमारा क्या हो जाएगा? C। विकल्प क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। इसके बाद जो है यानी कि चलिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होगा। तो विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होगा। तो आप जानते हैं कि विद्युत तीव्रता यानी विद्युत तीव्रता बराबर क्या होता है? E बराबर होता है F बटा Q। E बराबर क्या होता है? F बटा Q। तो F बराबर क्या हो जाएगा? तो F बराबर हो जाएगा आपका E गुने Q या Q गुने E, अर्थात आपका विद्युतीय क्षेत्र गुने आवेश या आवेश गुने विद्युतीय क्षेत्र। तो बताइए इसमें आपका कौन सा विकल्प हो जाएगा? तो विकल्प संख्या A हो जाएगा। A विकल्प क्या हो जाएगा? A बराबर आपका क्या लिखा हुआ है? A बराबर यानी कि F बराबर आपका हो जाएगा, ये दोनों गुना हो जाएगा A बराबर। तो ठीक है, आपका जो है अगला प्रश्न विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। तो विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? दोस्त बताइए, आपके लिए थोड़ा सा समय देते हैं। चलिए ठीक है। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, यहाँ विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, तो विद्युत फ्लक्स का आपका जो होता है एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट मीटर। क्या होगा? विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर देखिए कहाँ लिखा हुआ है आपका वोल्ट मीटर, विकल्प संख्या C। तो तीसरा का क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। चलिए तीसरा का हो गया C। इसी प्रकार से आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है। तो चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन फिर यहाँ से संबंध लिखा हुआ है Q बराबर Na, यानी कि Q बराबर Na में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव है? यानी कि आपका आवेश का मान पूछा, यानी Q बराबर आपका होता है प्लस Ne होता है Na, जहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो Q बराबर आपका हो जाएगा यानी आवेश बराबर हो जाएगा आपका Na। और तो N का मान क्या होगा? हमेशा N का मान जो होगा ये हमारा पूर्ण होगा, यानी कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन कभी भी ये आपका दशमलव में नहीं आएगा। N का मान हमेशा प्राकृत संख्या हो सकता है। क्या होगा? प्राकृत संख्या। तो बताइए इसमें प्राकृत संख्या 4 होगा, 8 होगा, 100 भी होगा, लेकिन 4.2 नहीं होगा। तो यहाँ क्या पूछा है आपका? Q बराबर Na में निम्नलिखित में कौन N का मान संभव नहीं है? तो प्राकृत संख्या तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे दशमलव में दिया हुआ 4.2 जो ये नहीं होगा। तो इसका विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? C। तो इसका विकल्प संख्या C हो जाएगा। इसी के बाद आपका जो है पांचवा नंबर में आपका है आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर क्या होगा? तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। देखिए यहाँ दिया हुआ नहीं है, छूट गया, तो आप जो है यहाँ कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल लिखिएगा। क्या लिखिएगा? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा कुल आवेश, यहाँ बटा कर लीजिएगा, बटा कुल क्षेत्रफल। तो यानी विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? इसका विकल्प संख्या हो जाएगा B। चलिए B हो गया। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6। ये आपका पूछा हुआ है
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी 2021 में पूछा हुआ है। तो पानी का प्रावैद्युत स्थिरांक होता है तो ये 80 के बराबर होता है। कितना होता है? 80 के बराबर होता है। तो इसका विकल्प हो जाएगा 80। कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसी के साथ जो है आपका अगला क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया, प्रावैद्युतिक स्थिरांक का मान कितना हो गया? 80। इसी प्रकार से आपका इसका विकल्प हो गया, इसका आंसर जो है आपका कितना है? 80 है। देखिए यहाँ नहीं लिखा रहा है, 1 मिनट थोड़ा सा 80। अगला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। तो इसका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? तो 9 गुने 10 पर पावर 9। तो यानी कि देखिए यहाँ भी छूटा हुआ है, तो 9 गुने 10 पर पावर 9, तो 9 गुने 10 पर पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। इसका मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर होता है, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। तो या इसका विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। विकल्प क्या हो जाएगा? ए, यानी 9 गुने, इसका क्या हो जाएगा? 9 गुने 10 पर पावर 9, 9 गुने 10 पर पावर 9। इसके बाद पूछा है आवेश का बीमा। अगला प्रश्न आपका जो है आवेश का बीमा होता है, तो ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। चलिए आवेश बराबर क्या होता है? विद्युत धारा गुने समय। आवेश बराबर क्या होता है? विद्युत धारा गुने समय हो जाता है, यानी विद्युत धारा, तो यानी विद्युत धारा गुने हो जाता है आपका विद्युत धारा गुने समय। तो आप विद्युत धारा को क्या लिखते हैं? ए, विद्युत धारा के लिए बीमा ए और समय के लिए बीमा टी। तो इसका क्या हो जाएगा? ए टी। कहाँ लिखा हुआ? क्वेश्चन नंबर 8 का विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? ए, विकल्प संख्या ए। चलिए इसका ए टी हो जाएगा। अगर आपको बीमा समझ में नहीं आता है या फिर आपको परेशानी है बीमा, तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना के डाल चुके हैं। आप जो है उस वीडियो पे जाइए, उस वीडियो की सहायता से आप बीमा निकालने के लिए सीख जाइए या सीखिए। अगर आप सीखे हुए हैं तो आपको पता है कि आवेश का बीमा विद्युत धारा गुने समय, विद्युत धारा के लिए समय के लिए टी होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ए टी। इसी प्रकार से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 9, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या हो जाएगा? तो ये भी आपको पता है कि फैराड प्रति मीटर होता है। क्या होता है? फैराड प्रति मीटर। तो फैराड आपका हो जाएगा और बटा यानी प्रति मीटर। तो कौन सा विकल्प संख्या है इसका? बी। तो इसका हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका बी। चलिए इसका थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं, तो इसका हो जाएगा बी। तो चलिए बी हो गया, फैराड प्रति मीटर, फैराड प्रति मीटर। इसी प्रकार से आपका जो है अगला फैराड प्रति मीटर, एप्सिलॉन नॉट का मान आपका क्या हो गया? फैराड प्रति मीटर हो गया। अब जो है इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका मान हो जाएगा फैराड प्रति मीटर, तो हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। चलिए इसको थोड़ा सा बी हो जाएगा, बी। तो इसका फैराड प्रति मीटर हो गया। अगला लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, किसी दूरी पर अवस्थित दो आवेशित कण के बीच विद्युत बल F, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान होगा। तो देखिए यहाँ F बराबर आपका होता है, फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर होता है Q1 Q2 बटा क्या हो जाता है? आर स्क्वायर, यानी कि K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। यहाँ क्या कहा गया? दूरी को आधी कर दिया गया, तो आधी कर दिया गया तो इसका मतलब है कि आर का मान क्या हो जाएगा? आर का मान हो जाएगा r/2, तो r/2 का हो जाएगा होल स्क्वायर, तो r/2 तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर बटा 2 ना 4 हो जाएगा। तो ये 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो ये 4 आपका चला जाएगा ऊपर, तो यानी कि आपका ऊपर। तो बताइए आपका ऊपर यहाँ हो गया, इस प्रकार से 4 चला गया। तो बताइए यहाँ हो जाएगा आपका K Q1 Q2 और बटा आर स्क्वायर और गुने कितना? 4 हो गया। तो बताइए कि यहाँ विद्युत वाहक बल का मान होगा कितना हो जाएगा? 4F के बराबर, यानी ये मान जो हुआ किसके बराबर हो गया? F के बराबर हो गया। तो ये मान आपका पूरा F के बराबर हो गया। तो F के कितना गुना हो गया? तो F का 4 गुना हो गया। तो F का 4 गुना हो गया। तो यहाँ कौन सा विकल्प हो जाएगा? विकल्प संख्या हो जाएगा ए, यानी 4F के बराबर हो जाएगा। अगला जो लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा हुआ है किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। देखिए ये सेम प्रश्न है आपका। तो यहाँ कहा गया किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो अभी हम लोग सीखे थे, क्या सीखे थे कि F बराबर क्या था आपका? यानी कि E बराबर आपका था F बटा क्या था? Q। E बराबर यानी विद्युतीय तीव्रता बराबर बल बटा आवेश। तो बल बराबर क्या हुआ था उस प्रश्न में? यानी हो गया था Q/E हो गया था। अब यहाँ डायरेक्ट पूछ दिया है आपसे कि विद्युत तीव्रता यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल बटा आवेश हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ कौन सा विकल्प हो जाएगा? बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी, यानी बल बटा आवेश।
इसके बाद जो है अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो यानी कि बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा? बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है, या बढ़ या घट सकता है। तो देखिए दोस्त, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो आवेशित जब किया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का यानी कि त्याग भी होता है, डोनेट भी होता है, यानी कि उसका जो है द्रव्यमान बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो इसका विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला कहा कूलम बल है। तो कूलम कैसा बल है? कूलम जो है आपका केंद्रीय और विद्युतीय दोनों बल है। कूलम कैसा बल है? केंद्रीय एवं विद्युतीय दोनों बल है। तो इसका विकल्प संख्या क्या हो जाएगा आपका? इसका विकल्प संख्या ए और बी दोनों हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? यानी कि सी, 13 का सी हो जाएगा। यानी कूलम बल कैसा बल है? कूलम बल केंद्रीय और विद्युतीय दोनों बल है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 14 की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या कहता है? यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x उसकी दिशा में यानी अक्ष की दिशा में, यदि समरूप विद्युत क्षेत्र x अक्ष की दिशा में, देखिए यहाँ पे हमारे जो है टीम के द्वारा मिस्टेक किया गया है। तो यहाँ x अक्ष उसके बाद जो होगा वो की अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अलग इसको कर दीजिएगा। चलिए अलग, तो यहाँ पर हो जाएगा दिशा में विद्यमान होता है तो समविभवी तल। तो देखिए दोस्तों, यदि आपका x अक्ष आपका क्या प्रश्न में दिया हुआ x अक्ष, अब देखिए इसमें होता क्या है, तो इसमें आपका यानी कि इस प्रकार से 3 अक्ष होते हैं, x अक्ष, y अक्ष और आपका हो जाएगा z अक्ष। तो यानी कि अगर आपसे पूछेगा x अक्ष तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? yz। इसका आंसर क्या हो जाएगा? yz। इसका आंसर हो जाएगा आपका y और yz हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाएगा, आपसे अगर पूछेगा कि y अक्ष के, तो y अक्ष का पूछेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? y अक्ष के पूछेगा, y अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो समविभवी क्या हो जाएगा? x z हो जाएगा। अगर आपसे इसी में पूछ देगा, मान लिया जाए कि z अक्ष की दिशा में विद्यमान है तो z अक्ष, तो इसका आंसर यानी जो पूछेगा उसको आप छोड़ दीजिएगा और उसके बाद बचा क्या? जैसे z अक्ष के दिशा में विद्यमान है तो इसका समविभवी विभव क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा, एक्स वाई। तो देखिए जो पूछेगा यानी 3 अक्ष एक्स वाई और जेड, जो पूछा उसको छोड़ दीजिए और बाकी जो बचे हैं, तो बाकी जो बचे हैं वही हो जाएगा आंसर। चलिए इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। उसके बाद तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो आप लोग अब समझ भी गए होंगे कि यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र जो है एक्स अक्ष की दिशा में है तो एक्स अक्ष की दिशा में, तो इसका समविभवी तल क्या हो जाएगा? बाई जेड। क्या हो जाएगा इसका? बाई जेड। बाई जेड तल की दिशा कहाँ है? विकल्प संख्या सी। क्या हो जाएगा? विकल्प संख्या हो जाएगा सी। तो सी, चलिए सी हम लोग मारते इसका बाई जेड यानी एक्स, तो बाई जेड हो जाएगा इसका आंसर, बाई जेड हो जाएगा। देखिए यहाँ जो होता है ये हो जाएगा हमारा सी, सी हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है। तो बताइए विद्युत आवेश का क्वांटम जो होता है तो यानी ESU मात्रक, यानी कि इसका जो है CGS मात्रक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2.99 गुने 10 टू द पावर 9। क्या हो जाएगा? 2.99 गुने 10 टू द पावर हो जाएगा 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। इसी प्रकार से अगला पूछा स्थिर विद्युतीय, स्थिर जो है विद्युतीय क्षेत्र होता है तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र क्या होता है? संरक्षी होता है। क्या होता है? संरक्षी। चलिए तो स्थिर विद्युतीय क्षेत्र जो है वो आपका क्या हो जाएगा? संरक्षी हो जाएगा। अगर यही यहाँ पर आपका प्रश्न रहता कि गतिशील, क्या रहता कि गतिशील आपका रह जाता तो गतिशील में आपका संरक्षी नहीं होता गतिशील में, लेकिन यहाँ क्या कहा? स्थिर विद्युतीय क्षेत्र है तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा संरक्षी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 कि एक एकांकी चालक के लिए निम्न में कौन अनुपात अचर होता है? कौन सा अनुपात अचर होता है? तो यही आपका प्रश्न है कि कौन सा अनुपात अचर होता है। तो देखिए यहाँ पे अचर की बात किया गया है तो कुल आवेश बटा विभव, यानी कि इसका जो हो जाएगा आपका कुल आवेश, तो यानी कि कुल आवेश बटा विभव, तो कुल आवेश बटा विभव, तो इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? हमारा ए हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है कि एक कूलम आवेश, अब देखिए ESU बराबर ESU में पूछ लिया। इसके पहले आपका जो है यानी कि विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में पूछ लिया, जैसे कि ये आपका जो है यानी कि ये मान पूछ लिया था।
अब की बार देखिए ये मान पूछ लिया है कि ESU यहाँ पर कितना होगा, तो इसका मान जो होगा वो 3 गुने 10 टू द पावर 9 होता है। कितना होता है? 3 गुने 10 टू द पावर आपका 9। तो चलिए यहाँ हो जाएगा 3 गुने 10 टू द पावर 9, तो विकल्प संख्या ए हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है। 1 कूलम आवेश ESU में होता है 3 गुने 10 टू द पावर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका 3 गुने 10 टू द पावर 9। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। तो 19 में क्या कहा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव विपरीत आवेशों से बना है। क्या कहा है कि एक विद्युतीय द्विध्रुव विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम जो है प्लस 3.2 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम एवं माइनस 3.2 गुने 10 टू द पावर 19 कूलम है, और उनके बीच की दूरी 2.4 गुने 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर है। तो बताइए कि विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? आप इसको हल कीजिएगा, तो हल करने के बाद आपका जो हो जाएगा वो 7.68 गुने 10 टू द पावर यहाँ हो जाएगा माइनस 19। और ये आपका क्या है? कूलम मीटर लिखा हुआ है, सेंटीमीटर नहीं। आप इसको पढ़िएगा, इसको क्या पढ़िएगा? कूलम मीटर। क्या पढ़िएगा? कूलम मीटर। अब कूलम मीटर किसका मात्रक है? बताइए। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। चलिए यहाँ से हम लोग थोड़ा जान लेते हैं कि ये आपका जो है इसमें 2 प्रश्न बन जाएगा कि आप पहला कहा कि यहाँ जो है विद्युत द्विध्रुव विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम मैंने कि इतना दिया हुआ है और उनके बीच की दूरी इतना है। तो विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछा है, तो इसका हो जाएगा हमारा विकल्प संख्या बी हो जाएगा। और द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक पूछेगा तो मात्रक हो जाएगा कूलम मीटर। तो द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया? कूलम मीटर हो गया। अगला प्रश्न है कि एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब देखिए विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में पूछ दिया है आपसे। तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के, यानी कि विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो सतह के क्या होती है? लंबवत। सतह की होती है लंबवत। देखिए यहाँ विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ दिया है, यानी ई का मान पूछा हुआ है। तो ई का मान जो होता है वो सतह, यानी कि आपका जो इस प्रकार से सतह रहेगा तो सतह के परपेंडिकुलर, यानी विकल्प संख्या हो जाएगा सी। विकल्प संख्या सी। अगला प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र ई और विभव भी के बीच संबंध होता है। तो भी के बीच, तो यानी कि यहाँ पर देखिए बटा हो जाएगा माइनस dv/dx। तो देखिए यहाँ जो है थोड़ा सा हमारी टीम के द्वारा हमेशा मिस्टेक किया जा रहा है, तो यहाँ सुधार लीजिएगा। तो विद्युतीय क्षेत्र और विभव भी के बीच संबंध होता है, तो ई यानी हो जाएगा माइनस dv/dx। क्या हो जाएगा? माइनस dv/dx। माइनस dv/ ये हो जाएगा dx। आंसर विकल्प हो जाएगा ए। विकल्प क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न है, इसका तो हो गया, यहाँ बट माइनस dv/dx कर लीजिएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है? यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए, यदि किसी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उनके बीच, यानी कि उनके जो है भीतर का विभव क्या होगा? उनके भीतर का विभव क्या होगा? तो बताइए इसके क्या हो जाएगा? देखिए क्या कहा है कि खोखले गोलीय चालक है, यानी कि ये आपका जो है खोखला है। गोला कैसा है? खोखला है। तो बताइए खोखला रहेगा तो इसका जो है भीतर आवेशित, यानी खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया गया, यानी कि इस पर जो है धन आवेशित किया गया। धन आवेशित खोखले चालक को क्या किया गया? धन आवेशित किया गया। तो उसके भीतर, यानी कि इसमें पूछा है, किसमें पूछा? यानी कि इसके भीतर, यानी ये पार्ट में पूछा है कि विभव क्या होगा। तो विभव जो होगा इसके भीतर जो होगा धनात्मक और समरूप हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा धनात्मक और समरूप। तो विकल्प संख्या क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। विकल्प हो जाएगा बी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाए तो उसकी त्रिज्या,
तो उसकी त्रिज्या जो है बढ़ती है, उसकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। जैसे यहाँ ये साबुन का बुलबुला है, तो साबुन का बुलबुला इस प्रकार से है, इसको जो है आवेशित, इस पर आवेश दिया गया यानी चार्ज किया गया। तो चार्ज जैसे ही आवेश दिया जाएगा तो ये बुलबुला जो है धीरे धीरे करके क्या होगा, इंक्रीज होगा, इंक्रीज। और जैसे ही ये इंक्रीज होगा तो इसकी रेडियस यानी रेडियस, जैसे यहाँ से आप कहिएगा कि इसका जो है केंद्र होगा और केंद्र से इस प्रकार से रेडियस होगा, तो रेडियस इसका क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्या होगा, इंक्रीज यानी बढ़ेगा, बढ़ेगा इस प्रकार से। अब कभी कभी देखिए आपका अगला प्रश्न इस प्रकार से भी पूछ देगा कि साबुन के बुलबुला चमकने का कारण क्या है, यानी कि जब साबुन का बुलबुला जो है वो किस कारण से चमकता नजर आता है, रंग बिरंग आता है, तो उसका आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। क्या हो जाएगा आंसर, व्यतिकरण हो जाएगा। साबुन का बुलबुला जो है वो रंग बिरंग चमकता नजर आता है तो उसका आंसर हो जाएगा व्यतिकरण। लेकिन यहाँ क्या कहा, जब आवेशित किया जाएगा तो इसकी त्रिज्या बढ़ेगी, इसकी त्रिज्या क्या होगी, बढ़ेगी। अगला जो है प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सही मात्रक होता है लो। जो हम पहले अभी बताए थे, इसके पहले का प्रश्न है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या बताए थे, कूलाम मीटर बताए थे, क्या बताए थे, कूलाम मीटर। तो यहाँ पर भी आ गया आपका प्रश्न, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर। कहाँ दिया हुआ है, तो ये आपका विकल्प है कूलाम मीटर, ये आपका कूलाम मीटर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले एक इलेक्ट्रॉन का प्रारंभिक वेग और विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में है, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। तो बताइए कि अगर विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करने वाले यानी कि आपका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें एक कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, तो प्रारंभिक वेग जो होगा वो विद्युत क्षेत्र से भिन्न दिशा में, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन का पथ क्या होगा, परवलय होगा, क्या होगा, परवलय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परवलय हो जाएगा इसका आंसर। अगला जो है, दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली, यानी कि दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय में संतुलन हो जाता है, तो Q का मान पूछा, क्या पूछा है, Q का मान। तो Q का मान क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, Q माइनस आवेश बटा 4 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, आवेश बटा 4 हो जाएगा, माइनस। चलिए तो इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन को। अब यहाँ से देखिए क्या कहा गया, दो सजातीय व बराबर आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक अन्य आवेश Q रखने पर निकाय संतुलित हो जाता है, तो Q का मान होगा, Q का मान क्या हो जाएगा, माइनस Q बाई 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस Q बाई 4, माइनस Q बाई 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश, चलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा इसको अति कर देते हैं। हाँ अब बताइए, एक स्थिर आवेश जो है एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। अगर आवेश स्थिर है, आवेश क्या है, स्थिर, तो स्थिर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न क्या करेगा, क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर गतिशील रहेगा तो गतिशील रहेगा तो ये साथ ही साथ क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र करेगा, क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र करेगा, यानी कि आपका जो है चुंबकीय क्षेत्र करेगा। लेकिन अब बताइए कि यहाँ से आपको पता चल गया है, थोड़ा सा इसको और छोटा कर लेते हैं, कहाँ गया, छोटा कर लेते हैं, छोटा कहाँ से होगा, चलिए यहाँ से इसका साइज को छोटा कर लिए और कलर को भी चेंज कर लेते हैं। अब क्या कहा, स्थिर आवेश उत्पन्न करता है। अगर आवेश स्थिर रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, विद्युतीय क्षेत्र करेगा, यानी विद्युत क्षेत्र करेगा। और अगर आवेश गतिशील रहेगा तो क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र करेगा, क्या करेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र करेगा। तो यहाँ पर क्या पूछा है, आवेश स्थिर है, तो स्थिर है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, केवल विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा, यानी केवल विद्युतीय क्षेत्र हो जाएगा। अगला क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है, लो। तो किसका अस्तित्व संभव नहीं है, सब जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। अगर आप जानिएगा न्यूमेरिकल में यानी संख्यात्मक मान में तो 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 हो जाता है, तो 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। अब इलेक्ट्रॉन आप अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप सीखे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी आवेश जो होता है यानी Q बराबर क्या होता है, प्लस माइनस Ne होता है, प्लस माइनस Ne, यानी कि जहां n क्या था हमारा, प्राकृत संख्या था, तो प्राकृत संख्या था, तो प्राकृत संख्या, तो एक इलेक्ट्रॉन पर बताइए आवेश कितना होता है, 1.6 होता है और गुने 10 पर पावर माइनस 19 कूलम हो जाता है। अब बताइए 1.6 को यदि कोई भी नेचुरल नंबर से आप गुना कीजिएगा
जिसे 1 से गुना कीजिएगा, 1 पॉइंट आपका जो है 1.6 गुने 1 से गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। अगर आप इसी को 2 से गुना करिएगा तो क्या आ जाएगा 3.2 आ जाएगा। अगर आप इसी को 3 से गुना कीजिएगा तो 16×48 यानी 4.8 आ जाएगा। अगर इसी को आप 5 से गुना कीजिएगा तो 16×5 यानी 8.0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप इसको 4 से गुना कीजिएगा 4 से तो ये आपका क्या हो जाएगा, चलिए इसको थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो यानी कि आप यहाँ कह सकते हैं कि अगर 1.6 को आप गुना कर रहे हैं 1 से तो यानी 1.6 हो जाएगा। अगर 2 से गुना करिएगा तो 3.2 हो जाएगा, 3 से गुना करिएगा तो 4.8 हो जाएगा, अगर 4 से आप गुना करिएगा तो यानी 6.4 हो जाएगा, अगर आप 5 से गुना करिएगा तो यानी 8.0 हो जाएगा। तो अब बताइए यहाँ पे इतना में ही तो आपका आंसर मिल चुका है, यानी कि अस्तित्व संभव नहीं है, तो ये अस्तित्व संभव है। ये 16 दूनी 32, 16 चौका 64, 16 एकम 16, लेकिन क्या ये अस्तित्व संभव है? ये आपका 1.6 और फिर लिखा हुआ आधा इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 है और फिर इसका आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8, अगर आप इसको जोड़िएगा तो 2.4 आ जाएगा। तो यानी कि इसका कहने का सेंस हुआ कि ये 1.5 इलेक्ट्रॉन का दिया हुआ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी भी आपका 1.5 नहीं होगा, 2.5 नहीं होगा, जब भी मिलेगा नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या में मिलेगा। जब प्राकृत संख्या में मिलेगा तो 1.6 का क्या रहेगा, गुणज रहेगा। तो गुणज देखिए 16 दूना 32 है, 16 दूना क्या है आपका 32 यानी कि 32 हो ही गया, 16 चौका 64 हो गया, 16 एकम 16 हो गया। तो अस्तित्व ये सब है, लेकिन क्या 2.4 आया इसका अस्तित्व संभव है? तो इसका अस्तित्व संभव नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2.4 गुनी 10 पर पावर -19 कूलम। विकल्प संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला जो है प्रश्न, अगला प्रश्न में पूछा गया है, अगला प्रश्न में मुक्त आकाश की परावैद्युतता होता है, मुक्त आकाश यानी फ्री स्पेस यानी मुक्त आकाश का परावैद्युतता होता है। तो इसका आंसर जो होगा वो परावैद्युतता होगा 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। क्या हो जाएगा 8.85 गुने 10⁻⁻12 और फैराड हो जाएगा प्रति मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न कहा है, अगला प्रश्न में चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा जो है 31 प्रश्न करवा रहे हैं, जिसमें से 29 प्रश्न हो चुका है। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक जो होता है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होती है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8.85 गुने 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। चलिए अगला प्रश्न, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए, दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल, तो दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दिया गया, जैसे ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, अब इसके बीच की दूरी क्या है, R है। आप फॉर्मूला जानते हैं कि लगने वाला बल जो होता है F बराबर होता है Q1 Q2 बटा R²। अब बताइए दूरी को क्या किया गया है, दुगना किया गया। R के जगह क्या लिखेंगे, 2R लिखेंगे। तो बताइए R के जगह अगर हम 2R लिख देंगे तो जैसे कि अगर R के जगह 2R तो 2R का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका Q1 और ये हो जाएगा Q2 बटा क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 गुने हो जाएगा R²। तो बताइए कि आप 4 गुने R² जो आपकी है तो ये आपका Q1 Q2 बटा R², तो Q1 Q2 बटा R²। देखिए यहाँ हो जाएगा F बराबर K इंटू Q1 Q2 और बटा R की जगह क्या आया था 4 गुने R² आ गया था। अब बताइए कि 4 गुने R² आ गया था, अब ये मान इसका किसका मान दिया हुआ है, ये जो मान आपका दिया हुआ है ये आपका F का मान दिया हुआ है। तो बताइए F का मान, तो F बटा कितना हो गया, ये तो नीचे ही रह जाएगा ना, F बटा 4 हो जाएगा। तो बताइए F बटा 4 यानी कि आपका बल प्रारंभिक बल का, यानी प्रारंभिक बल का क्या हो जाएगा 1/4। तो 1/4 यानी कि कौन सा हो जाएगा, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल हो जाएगा 1/4 गुना। क्या हो जाएगा 1/4 गुना। अगला प्रश्न है, चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 31, यानी कहा गया वेक्टर P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र यानी विद्युतीय क्षेत्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो इस पर लगने वाला बल आपको पहले भी हम बताए थे कि ये आपका हो जाएगा वेक्टर P और इंटू वेक्टर E।
तो ये हो जाएगा पीई। तो कहाँ कौन सा विकल्प में दिया हुआ है, तो ये विकल्प में दिया हुआ है ए। तो यानी कि 31 का क्या हो जाएगा, 31 का हो जाएगा हमारा प्रश्न 31 का हो जाएगा पीई। ठीक है, इस हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से आपको जो है चैप्टर वाइज आपको हर एक सब्जेक्ट का हम करवाते रहेंगे। आप जो है हमारे वीडियो से बने हुए रहिए। जय हिंद, जय भारत।